Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So students डिस्कस करेंगे MGP 13 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को. हमारा जो पहला टॉपिक है इसके अंदर हमें बात करनी है कि ग्लोबल पीस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, पूरे ग्लोब में शांति लेकर आने के लिए कौन कौन से 8 एक्शन एरियाज हैं. जो सबसे पहला एरिया है वो है शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोट करना कल्चर को, ठीक है, कल्चर ऑफ पीस को, ठीक है, शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा पहला एक्शन एरिया है. यानी कि शिक्षा, संचार और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से हिंसा को अस्वीकार करने और शांति को बढ़ावा देने वाला दृष्टिकोण, यानी कि हमें हमारा दृष्टिकोण कैसा रखना है, शांति वाला, ठीक है. एटीट्यूड कैसा हो, बिहेवियर कैसा हो हमारा, जिसमें हम रिजेक्ट करें वायलेंस को और प्रमोट करें पीस को. कैसे प्रमोट करेंगे पीस को? वी विल प्रमोट इट थ्रू एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. नाउ स्टूडेंट, सेकंड है एडवांसिंग डिसआर्मामेंट, यानी कि निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना. रिड्यूसिंग एंड इवेंचुअली एलिमिनेटिंग वेपन्स. एक तो क्या, जो भी आपके पास हथियार हैं उन्हें कम करो. दूसरा, या तो उन्हें पूरा का पूरा ख़त्म ही कर दो. स्पेशली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस. खासकर कौन से वाले वेपन्स जो जान माल, बहुत बड़े लेवल पे जान माल की हानि कर सकते हैं, उन सारे वेपन्स को हमें क्या करना है, ख़त्म कर देना है. तो हथियारों, विशेषकर व्यापक विनाश के हथियारों को कम करना और अंततः समाप्त करना, ताकि सशस्त्र संघर्ष की संभावना कम हो और वैश्विक सुरक्षा बढ़े. फिर हमें सिक्योर करना है ह्यूमन राइट्स को. तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो क्या है, मानव अधिकारों को सुरक्षित करना, यानी कि इंश्योर करना दैट जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बेसिक राइट्स उन्हें मिलें. बेसिक राइट्स में क्या क्या आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ताकि जो सोसाइटी है वो कैसी बन सके, सोसाइटी बन सके जस्ट एंड पीसफुल. तो हर व्यक्ति को बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय तक पहुंच जो है वह उसकी सुनिश्चित हो, ताकि अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाया जा सके. देन हमें एडवांस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सतत विकास को बढ़ावा देना है. प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऐसी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करनी है जो कि आज की जो नीड्स हैं, आज की जनरेशन जो है उसकी नीड्स तो पूरी हो ही हो, साथ ही साथ हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनकी नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है. इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए, पर्यावरणीय स्थिरता और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन. नाउ स्टूडेंट, फिर जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, यानी कि अगर ग्लोब में पीस लेकर आना है तो हमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके द्वारा क्या होता है, पार्टिसिपेशन, जो लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व मिलता है. जो सरकार बनती है, लोकतांत्रिक सरकार जो बनती है वह अकाउंटेबल होती है, वो जवाबदेह सरकार होती है, उसे जनता को जवाब देना होता है. एंड द रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को सुनिश्चित करते हुए, ताकि क्या हो सके, स्थिरता और शांति को बढ़ावा मिल सके. देन प्रमोटिंग टॉलरेंस एंड सॉलिडेरिटी, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देना. एनकरेजिंग अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना. एक्सेप्टेंस एंड कॉपरेशन अमंग डिफरेंट कल्चर्स, जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनके अंदर कॉपरेशन हो, ठीक है, वो क्या करें, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो एक साथ रहें, जो कम्युनिटीज़ हैं, ताकि उनके बीच में एकता आए और संघर्ष को रोका जा सके. देन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को हमें बढ़ावा देना है. वैश्विक सुरक्षा ढांचों और राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना, ताकि आतंकवाद, साइबर हमले और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, ये सारे के सारे जो हैं ये ना हो. उसके बाद हम बात करेंगे आठवां एस्पेक्ट क्या है ग्लोबल पीस स्थापित करने का, तो संघर्ष, समाधान और शांति निर्माण का समर्थन करना. यानी कहीं पर भी अगर संघर्ष हो गया है तो हमें क्या करना है, उसको रिजॉल्व करना है. ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए और पीस जो है वो लास्टिंग हो, ठीक है. पीस के जो रूट कॉज है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज है उसे ख़त्म करते हुए. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है उसमें हमें बात करनी है जो ग्राम्स्की हैं उनके सिविल सोसाइटी के नोशन के बारे में. जो ग्राम्स्की हैं उनका पूरा नाम है एंटोनियो ग्राम्स्की एंड
he was an Italian Marxist philosopher, developed a nuanced concept of civil society that plays a crucial role in his theory of cultural hegemony. जो ग्रामसी का नोशन है सिविल सोसाइटी का डाइवर्जेस फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थॉट विच ऑफन फोकस प्राइमरीली ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द स्टेट. सो स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ पे क्या बताना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एंटोनियो ग्राम्स्की जो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि वह एक इटालियन मार्क्सवादी दार्शनिक थे. ठीक है, उन्होंने सिविल सोसाइटी की जटिल अवधारणा को विकसित किया है. पारंपरिक मार्क्सवादी विचार से अलग जो ग्राम्सी हैं वो सिविल सोसाइटी का विचार लेकर आते हैं. ठीक है, जो आर्थिक संरचनाओं और राज्य पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर है. नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्राम्स्की के कॉन्सेप्ट, जो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो. फॉर ग्राम्स्की सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस. ग्राम्स्की के लिए जो सिविल सोसाइटी है उसमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे स्कूल, चर्च, ट्रेड यूनियन, मीडिया, कल्चरल एसोसिएशन. ये सारे के सारे जो होते हैं इन्हीं को हम सिविल सोसाइटी कहते हैं. दीज एंटिटीज़ ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. और ये कैसे काम करते हैं? इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. स्टेट का कोई रोल नहीं होता इनके अंदर. ठीक है, और ये पब्लिक ओपिनियन बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो ग्राम्स्की के लिए सिविल सोसाइटी में स्कूल, चर्च, ट्रेड यूनियन और सांस्कृतिक संघ जैसे संस्थान और संगठन शामिल हैं. क्या क्या आता है सिविल सोसाइटी में? एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे. सिविल सोसाइटी में स्कूल, चर्च, ट्रेड यूनियन, मीडिया और सांस्कृतिक संघ जैसे संस्थान आते हैं. ये संस्थाएं राज्य और आर्थिक आधार से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और ये सार्वजनिक राय और सांस्कृतिक मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उसके बाद ग्राम्स्की बात करते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी वर्सेस सिविल सोसाइटी की. सो ग्राम्स्की डिफरेंशिएट्स बिटवीन पॉलिटिकल सोसाइटी, द स्टेट इंक्लूडिंग इट्स इंस्टीट्यूशंस लाइक मिलिट्री, पुलिस एंड लीगल सिस्टम विच एक्सर्ट्स डायरेक्ट कंट्रोल. ठीक है, तो पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या आता है? आपका स्टेट आता है और स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो आते हैं. सिविल सोसाइटी में आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, लोगों के बिलीव्स को, लोगों की वैल्यूज़ को. सो राजनीतिक समाज बनाम सिविल सोसाइटी जो है वो ग्राम्स्की इसके अंदर कहती हैं कि राजनीतिक समाज में राज्य है जिसमें इसके संस्थान जैसे सेना, पुलिस और कानूनी प्रणाली शामिल है जो प्रत्यक्ष नियंत्रण रखते हैं. वहीं अगर हम सिविल सोसाइटी की बात करें तो उसमें आते हैं निजी संगठन, ठीक है, और संस्थानों का नेटवर्क. नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रोल इन कल्चरल हेजीमनी. जो आपकी सिविल सोसाइटी है उसका कल्चरल हेजीमनी में क्या रोल होता है. सो ग्राम्स्की थ्योरी ऑफ हेजीमनी डिस्क्राइब्स हाउ द रूलिंग क्लास मेंटेन पावर. जो रूलिंग क्लास है वो कैसे अपनी पावर को मेंटेन रखती है, नॉट जस्ट थ्रू कोर्जन पॉलिटिकल सोसाइटी बट थ्रू द कंसेंट ऑफ गवर्न विच इज जनरेटेड इन सिविल सोसाइटी. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पावरफुल है वो केवल मिलिट्री पावर ही नहीं दिखाता, उसका कल्चरल लेवल पे भी उसकी पावर होती है. द रूलिंग क्लास यूजेस सिविल सोसाइटी टू प्रोपेगेट अपनी आइडियोलॉजी. वो चर्च का यूज़ करेंगे अपनी आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करने के लिए, अपने स्कूल्स खोलेंगे. ठीक है, तो इस तरह से जो सिविल सोसाइटी है वो अपनी आइडियोलॉजीज़ को, ठीक है, दूसरों के ऊपर थोप देते हैं. जो लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, जिन लोगों का अधिपत्य है. अधिपत्य का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जो आपको पता होगा जैसे अमेरिका है. अमेरिका की अगर कल्चरल हेजीमनी की बात की जाए तो एक तो अमेरिका की मिलिट्री पावर हो गई. जो मिलिट्री पावर है वो किस में आती है? वो आती है पॉलिटिकल सोसाइटी में. सिविल सोसाइटी में अमेरिका के लोग आते हैं जिस धर्म का वो पालन कर रहे हैं, जैसे जैसे वो त्यौहार मना रहे हैं, जैसे जैसे वो रह रहे हैं, वो किस में आता है? सिविल सोसाइटी में आता है. तो अब अगर कोई अपनी हेजीमनी बना के रखता है तो जो रूलिंग क्लास है वो अपनी पावर, अब अमेरिका अपनी पावर केवल पॉलिटिकल सोसाइटी के द्वारा ही नहीं बना रहा, सिविल सोसाइटी के द्वारा भी बना रहा है. जो लोग हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, उनका रहन सहन जो है वो लोग फॉलो कर रहे हैं. तो जो अमेरिका की हेजीमनी है वो कहाँ हो गई? हेजीमनी आ गई, हर तरह से हेजीमनी उसने फैला दी. तो ग्राम्स्की का अधिपत्य का सिद्धांत वर्णन करता है कि शासक वर्ग अपनी शक्ति को केवल बल प्रयोग के माध्यम से ही नहीं बल्कि नागरिक समाज में उत्पन्न शासन की सहमति के माध्यम से बना के रखता है. शासक वर्ग अपनी विचारधारा को फैलाने और जनता की स्वैच्छिक निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सिविल सोसाइटी का उपयोग करता है. इस तरह से वो एक लोगों की जो विचारधारा है उसे कंट्रोल कर लेते हैं. कैसे? थ्रू एजुकेशन, मीडिया एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. तो शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से प्रमुख समूह अपने विश्व दृष्टिकोण का प्रसार करते हैं, इसे स्वाभाविक और अपरिहार्य बनाते हैं.
काउंटर हेजीमनी एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब यहाँ पे जो ग्राम्स्की हैं वो बात करते हैं हेजीमनी को ख़त्म करने की, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका क्या रोल होता है। तो यहाँ पर एक नई टर्म आई है जिसको आप बोलेंगे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। सो ग्राम्स्की इंट्रोड्यूस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हु इमर्ज फ्रॉम द वर्किंग क्लास। जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? दे इमर्ज फ्रॉम द वर्किंग क्लास एंड आर क्रूशियल इन चैलेंजिंग द डोमिनेंट हेजीमनी। और यही लोग हैं जो चैलेंज करते हैं हेजीमनी को, ठीक है। ये स्प्रेड करते हैं ऐसी आइडियोलॉजी जो काउंटर हेजीमनिक कल्चर होती है। ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने कल्चर को और अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। सो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जो श्रमिक वर्ग से उभरते हैं और प्रमुख आधिपत्य को चुनौती देने में महत्वपूर्ण हैं। ये बौद्धिक वर्ग एक प्रतिकूल सांस्कृतिक और विचारधारात्मक ढांचे को स्पष्ट करने और फैलाने में मदद करते हैं। फिर इस तरह से आता है परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए श्रमिक वर्ग को सिविल सोसाइटी के भीतर अपना बौद्धिक और सांस्कृतिक ढांचा विकसित करना होगा। यानी कि जो वर्किंग क्लास है उसे कहाँ घुसना होगा? उसे घुसना होगा सिविल सोसाइटी के अंदर, और वहाँ जाकर अपने इंटेलेक्चुअल और कल्चरल फ्रेमवर्क को डेवलप करना होगा। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस। हमें क्या करने हैं? जो वर्किंग क्लास है उसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, ठीक है। और जो प्रिवेलिंग हेजीमनी है, जो प्रिवेलिंग कल्चर है, उसे चैलेंज करना पड़ेगा। फिर वॉर ऑफ पोजीशन और वॉर ऑफ मूवमेंट बनेगी। वॉर ऑफ पोजीशन, दिस मेटाफर रिप्रेजेंट द ग्रेजुअल एंड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रगल टू बिल्ड अ काउंटर हेजीमनी विद इन सिविल सोसाइटी। यानी कि आप समझ रहे हो, सिविल सोसाइटी के अंदर घुसकर काउंटर हेजीमनी जो है, काउंटर हेजीमनी की आइडियोलॉजी को जो आप डेवलप करोगे, कौन डेवलप करेगा? वर्किंग क्लास डेवलप करेगी। तो उसे कहा जाएगा वॉर ऑफ पोजीशन। वो क्या करेंगे? वॉर ऑफ, ये एक तरह का मेटाफर है, रूपक है। यानी कि यह रूपक सिविल सोसाइटी के भीतर एक प्रतिकूल आधिपत्य बनाने के लिए धीरे धीरे और दीर्घकालिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज दैट चैलेंज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। ये लोग क्या करेंगे? जो प्रमुख विचारधारा होगी उसको चैलेंज करेंगे। फिर वॉर ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या है? वॉर ऑफ मूवमेंट का मतलब होता है डायरेक्ट ऑफन रिवॉल्यूशनरी कन्फ्रंटेशन। सीधा ही स्टेट से जाके लड़ाई करने लग जाओ। उसके अंदर आप क्या करोगे? सिविल सोसाइटी में घुसोगे, फिर सोसाइटी को बदलने का प्रयास करोगे अपनी आइडियोलॉजी फैलाकर। पर वॉर ऑफ मूवमेंट में आप क्या करोगे? डायरेक्ट स्टेट से जाके लड़ाई करोगे, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर आने के लिए। तो आंदोलन का युद्ध, इसके विपरीत ये राज्य के साथ सीधे अक्सर क्रांतिकारी टकराव को संदर्भित करता है। ग्राम्स्की के अनुसार सिविल सोसाइटी में स्थिति का युद्ध जीते बिना राज्य के खिलाफ आंदोलन का युद्ध सफल होना असंभव है। यानी कि पहले हमें सिविल सोसाइटी का युद्ध जीतना पड़ेगा। जितने भी आपके स्कूल्स हैं, चर्चेज हैं, जहाँ से भी जो लोग हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पहले उसमें घुसकर उसमें बदलाव करना है, ना कि सीधा स्टेट से जाके युद्ध करने लगना है। तब जाकर आप हेजीमनी को चैलेंज कर पाओगे। तो जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, उसमें ग्राम्स्की का नोशन, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम्स्की कैसे पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। देन वो बताते हैं कि कैसे वर्किंग क्लास सिविल सोसाइटी में घुस के हेजीमनी को चैलेंज कर सकती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए, यानी कि ये तो हमारा पार्ट 2 का वीडियो था, अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। इसके बाद पार्ट 3 भी मैं कुछ ही टाइम के बाद पार्ट 3 भी अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप लिंक पे जाकर ही सेम प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पार्ट 3 को भी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।